फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम फेडरलिज्म वाला चैप्टर कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि क्या जो है वो कंट्री को फेडरल बनाती है। जब भी डिवीज़न हो सेंटर और स्टेट में उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। हमने ये जाना था यूनियन लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, ये जाना था, स्टेट लिस्ट के बारे में जाना था, और कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है जो यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में नहीं टॉपिक्स होते, दोनों के मिलते जुलते होते हैं, तो वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। ये हमने पिछले वाली वीडियोस में देखा था। तो अब ये तीन लिस्टें जो हैं वो हैं क्या, ये जो है कंप्यूटर की तरह ही अगर हम देखें, ये सब्जेक्ट्स है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह। जैसे एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है ना, वैसे ही ये क्या है, एक तरह से सब्जेक्ट हैं। अगर हम जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट के पास जो है वो पावर होती है रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स की। ठीक है, मतलब कि अगर दोनों में कोई जो है नहीं आए या कंकरेंट लिस्ट का भी कोई टॉपिक नहीं है तो सारी मेन पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मोस्टली जो फेडरेशंस हैं वो कैसी होती हैं, होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर मीन्स कि सभी इकट्ठे ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को इक्वल पावर है। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में इक्वल पावर क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें जो है डिवीज़न इक्वल नहीं होती। यूनियन लिस्ट के अलग होते हैं, स्टेट लिस्ट के अलग टॉपिक्स होते हैं, कंकरेंट के अलग होते हैं। और अगर इन तीनों में प्रेफरेंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस जो है वो इसमें दी जाती है यूनियन लिस्ट को, तो इसी वजह से ये इक्वल नहीं होते। इसीलिए आगे अगर हम देखें तो जितनी भी स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है इंडिया में, कई बार हम देखते हैं कि सभी स्टेट्स जो हैं इंडियन यूनियन में उनके पास आइडेंटिकल मतलब कि सेम पावर्स नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनको जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम वगैरह, जिनको जो है कुछ स्पेशल पावर्स भी दी जाती हैं। और ये जो पावर्स होती हैं वो किसके द्वारा दी गई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, आर्टिकल 371 के अंदर। किसके अंदर? आर्टिकल 371 के अंदर, जिसमें जो है सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस जो कुछ भी हैं उन स्टेट्स के सभी इनके अंडर डील किए जाते हैं। और ये जो स्पेशल पावर्स होती हैं ना, वो क्यों स्पेशल पावर्स दी जाती हैं? इस स्पेशल पावर्स को जो है देने का मतलब ये है, जब भी ये स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, ये है कि प्रोटेक्ट किया जा सके लोगों को। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड दी जा सके। इंडियंस जो है वो परमानेंट नहीं होते, रेजिडेंट्स नहीं होते परमानेंट। ठीक है, ना ही इंडियन परमानेंट रेजिडेंट्स तो होते हैं, सॉरी, लेकिन जो परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं होते, जैसे कहीं और शहर से आए होते हैं, जो परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं होते तो उनको जो है वो किसी जैसे हम लैंड वो बाय नहीं कर सकते किसी और देश से आए हों, है ना। जैसे अमेरिका वगैरह में, कनाडा वगैरह में पीआर सिस्टम होता है ना, तो वैसे ही इंडिया में भी कोई बाहर से ऐसे ही आके जो है वो लैंड या हाउस जो है वो बाय नहीं कर सकता जो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। तो इसी तरीके से स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो दी जाती हैं स्टेट्स को, और इंडिया में भी सभी को जो है सभी स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। और कुछ जो यूनिट्स हैं जैसे कि इंडियन यूनियन के हैं, उनको कम पावर जो है वो दी गई है। जैसे कि ऐसे एरियाज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, या ऐसे एरियाज़ हैं जो कि डिपेंडेंट हैं। स्टेट भी जिनकी मतलब स्टेट सिस्टम नहीं है, स्टेट्स बहुत जैसे हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट कहीं पे करती हैं, कहीं पे मर्ज कर दी गई हैं। जैसे कि चंडीगढ़ एरिया है एक, है ना, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, ये सारे क्या हैं? यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ये टेरिटरीज़ जो हैं उनके पास इतनी पावर नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसके पास ही सारी पावर होती है। किसके पास सारी पावर होती है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास स्पेशल जो है पावर्स दी गई हैं। और ये जो पावर शेयरिंग है यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, इसका क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। मैंने आपको यही बोला कि फेडरलिज्म क्या है, जिसमें हम डिवीज़न करते हैं किसकी? गवर्नमेंट, यूनियन और कह सकते हैं स्टेट में। ठीक है, लोकल भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ये इतना इजी नहीं है चेंजेस करना, पावर शेयरिंग करना, पावर शेयरिंग की अरेंजमेंट करना, ये इतना भी इजी
नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के बाद जो वोटिंग होती है उसके बाद जो है चूज़ किया जाता है मेजोरिटी के बेस पे कि क्या डिसीजन लेना है। तो इसी तरीके से कई ऐसे डिसीजंस भी होते हैं जिनको रेटिफाई मीन्स की चेंज किया जाता है, कुछ ऐड किया जाता है, और उनको ऐड करने के लिए एटलीस्ट जितने भी मेंबर किसके होते हैं, पार्लियामेंट के होते हैं ना लेजिस्लेचर में, तो एटलीस्ट हाफ जो है टोटल स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं ना, कम से कम आधी स्टेट्स जो हैं उनको क्या करें, रेटिफाई करें, मतलब वो जो हैं वो उसके माने। तो इसी तरीके से जुडिशरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम देखें, क्योंकि जुडिशरी जो है वो क्या करता है, देखता है कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की या नहीं हुई। आपने पढ़ा होगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या देखता है कि जो कुछ भी लॉज बने थे उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं किया गया, जो प्रोसीजर है वो फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, ये देखा जाता है। तो इसी तरीके से अगर किसी में भी कोई डिस्प्यूट है तो जितनी भी पावर डिवीज़न होती है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन लेता है। तो इसी तरीके से यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास सारी पावर्स होती हैं, वो टैक्सेस वगैरह जो है वो ले सकता है, किसी पे भी किसी तरीके का भी अगर उन्होंने टैक्स लगाना है तो वो लगा सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है और उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि इन टैक्सेस, ये जो टैक्स वगैरह लगा रहे हैं वो प्रॉपरली मेंटेन्ड रहें, मतलब कि लें, जिन जिन पे टैक्स लगा हुआ है उनसे वो लें भी। तो ये जो है मैप है, थोड़ा सा आप देख लेना। नेक्स्ट है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अब फेडरलिज्म को हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, मतलब कैसे अप्लाई होता है ये। कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोविजंस बनाई गई हैं फेडरलिज्म के लिए, लेकिन कई बार वो सफिशिएंट इतनी नहीं है। अगर फेडरल एक्सपेरिमेंट सक्सीड ना हो तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, इन द सेंस कि अगर प्रोविजंस जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनी हुई हैं वो अच्छे ढंग से काम ना करे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो रियल सक्सेस कब है, जब जहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो, इन द सेंस कि सभी के साथ इक्वालिटी हो, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इसीलिए ये इंश्योर करता है कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म रहे, ठीक है। चाहे डिवर्सिटी है, चाहे लोग इकट्ठे रहते हैं या भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनमें कोई डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कास्ट है, जो कुछ भी है, लेकिन सभी को कैसे रहना है, इक्वल रहना है विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन से। तो फेडरलिज्म जो है वो भी इसी के लिए काम करता है कि डिवर्सिटी जो है वो हो, ठीक है। चाहे डिवर्सिटी है उसको रिस्पेक्ट किया जाए, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिफरेंस ना हो, सभी को इक्वालिटी के साथ डील किया जाए, यही फेडरलिज्म का मेन मकसद है। तो कल हम जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में जानेंगे। तो आज हमने जो है फेडरलिज्म का आगे जितना टॉपिक रहता था कि क्या इंडिया को एक फेडरल कंट्री जो है वो बनाता है, कंट्री बनाता है। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.